नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूँ। साथियों, कहानी बहुत ही कमाल की रहने वाली है और इसमें आपको पल पल डर महसूस होने वाला है। तो आखिर तक कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं कि अगर आप में से कोई साथी मेरे साथ जुड़कर कहानी लिखना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जाकर मुझसे बात कर ले। साथियों, आज की कहानी हमें एक जेल के कैदी ने सुनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जेल में रहने वाला कैदी हमें एक कहानी कैसे सुना सकता है। तो देखिए, उसको हाल ही में कुछ ज़रूरी काम से थोड़े समय के लिए पैरोल मिली थी और उसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हो गई। क्योंकि वो मेरे एक दोस्त के रिलेटिव थे, तो मेरा दोस्त उनसे मिलने के लिए गया था तो मैं भी उसके साथ गया था और उसी समय पहली बार मेरी उस कैदी से मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी तो मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो कार्य पूरा कर रहा हूँ। लेकिन आप महीने भर बाद मेरे से जेल में मिलने के लिए आना और वहीं पर मैं आपको अपने साथ हुई एक बहुत ही भयानक और दर्द भरी घटना के बारे में बताऊंगा और उसी घटना की वजह से मैं इस जेल में आज कैद हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मुझे थोड़ा टाइम मिला तो पिछले दिनों में मैं उनसे मिलने के लिए जेल में चला गया और वहां पर लगभग 2-3 घंटे तक हमारे बीच आपस में बातचीत हुई और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने अपने साथ अब तक की जीवन में गुजरी हुई सबसे दर्दनाक कहानी मुझे सुनाई। उनकी कहानी को सुनकर मुझे बस एक ही ख्याल आया कि आखिर भगवान अच्छे लोगों के साथ इतना गलत क्यों करता है। हालांकि फिर दूसरे वक्त यह भी दिमाग में आया कि ये हमारे पूर्व जन्मों में किए गए पापों का ही फल होता है, या फिर इस जन्म में भी हम भूलवश कुछ ऐसे पाप कर देते हैं जिसकी सजा हमें इसी प्रारूप में मिलती है। लेकिन ये जानकर बहुत दुख हुआ कि जो पाप, जो अपराध उस कैदी ने किया ही नहीं है, उन अपराधों की सजा वो कैदी क्यों भुगत रहा है। साथियों, अगर आप भी अपनी कोई कहानी, अपनी कोई आप बीती या कोई आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसी कोई घटना हुई हो और आप मुझे सुनाना चाहते हैं नॉइस, ताकि बाकी लोगों तक भी आपकी कहानी पहुंचे, तो आप अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और पूरी कहानी कह दीजिए और फिर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे, क्योंकि आखिर में मैं अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेने वाला हूं, तो जल्दी से अपना नाम लिख दीजिए। चलिए तो फिर आज की कहानी पर वापस आते हैं और जैसा कि मुझे उस कैदी ने सुनाया तो आप उसी के पर्सपेक्टिव से इस पूरी कहानी को सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं रतिशंकर मौर्य जेल से भागा एक मुजरिम हूं। वैसे मेरा जेल से भागने का फैसला सही था या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर खुली हवा में सांस लेकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। सुजीत मुझसे हाथ मिलाते हुए बोला, भाई, यहाँ मेरे और तेरे रास्ते अलग होते हैं। फिलहाल मैं तुझे साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता, मगर मेरा पता तेरे पास है। अगर तुझे कभी भी मौका मिला तो मुझे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर वो बाएं बोलकर मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक वो वहां से चला गया। मैंने पीछे से उसे आवाज भी लगाई, लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। घने अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। सुजीत के चले जाने के बाद मैं भी दौड़ते दौड़ते बहुत दूर तक आ चुका था। अब तक तो हमारे पीछे पुलिस वाले भी लग गए होंगे और उनके शिकारी कुत्ते हमें सूंघते फिर रहे होंगे।
मुझे 15 साल की जेल हुई थी और अभी मुझे जेल गए 6 महीने ही हुए थे कि सुजीत का जेल में मिल जाना मेरी जिंदगी के लिए मानो एक वरदान साबित हो गया। उसकी बदौलत ही तो मैं जेल से भागने में कामयाब हो गया। भगवान जाने सुजीत की कितनी पहचान थी कि एक पुलिस वाले ने जेल से निकलने में हमारी भरपूर मदद की थी, लेकिन यह मुझ पे सुजीत का एहसान था कि उसने अपने साथ साथ मुझे भी आज़ाद करवा दिया था। उस पुलिस वाले ने हमें एक नॉर्मल कपड़े भी पहनने के लिए दिए थे ताकि बाहर कोई कैदियों वाले कपड़ों में पहचान ना पाए कि हम जेल से फरार हुए कैदी हैं। मेरी नज़रों के सामने से तो रोड तो कब का ही उजल हो चुका था। मैं इस घने जंगल और इस अंधेरे में अकेले ही खड़ा था। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा था। थक हार कर मैं एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। मुझे किसी अच्छी जगह की बहुत सख्त जरूरत थी ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं, क्योंकि ऐसे पेड़ के नीचे इस घने जंगल में बैठना शायद मेरे लिए परेशानी का कारण बन सकता था। इसलिए मैं कुछ सोचकर उस बरगद के पेड़ के बगल वाले पेड़ पर चढ़ गया। मुझे महसूस हुआ कि यह एक बेर का पेड़ था जिस पर मोटे मोटे बेर लगे हुए थे। भगवान मेरी भूख का प्रबंध तो कर ही दिए थे। मैंने जल्दी जल्दी बेर तोड़कर खाने शुरू कर दिए थे। रात गहरी होती जा रही थी और मैं इसमें बेर के पेड़ पर बैठा था। अभी मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, मगर मैं क्या करता। आखिर इंसान था, दौड़ दौड़ कर थक चुका था। मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले इतना फालतू बैठे हैं कि जो इतनी रात को वह इस घने जंगल में हमारे पीछे भाग कर आएंगे। बात सिर्फ मेरी होती तो कुछ और ही बात थी, मगर मेरे साथ एक खतरनाक मुजरिम और भी था जो कि सुजीत था। मुझ पर तो एक कत्ल का इल्जाम था, मगर सुजीत पर तो कई खून का इल्जाम था। मुझे हल्की सी झपकी आने लगी थी। मैं जानता था कि यहाँ रोकना खतरनाक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और उस डाल पर टेक लगाकर बैठ गया और अपनी थकान दूर करने लगा। मैंने आंखें मूंद ली तो मेरा अतीत मेरे सामने किसी फ्लैशबैक की तरह चलने लगा और इसके साथ ही सुष्मिता की मनमोहिनी सी सूरत मेरे सामने आ गई। मगर वह खूबसूरत चेहरा अंदर से कितना बदसूरत था और कितना धोखेबाज था, यह सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने सुष्मिता को मार डाला, मगर वह थी ही इस काबिल, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था और उसकी सजा यही थी। मैं एक बैंक मैनेजर था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। पिताजी का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ ने मुझे बहुत परेशानियों से मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उनका भी मेरे लिए हर माँ की तरह उनके दिल में अरमान थे कि एक अच्छी सुशील और संस्कारी बहू घर आ जाए तो परिवार पूरा हो जाए। सुष्मिता का रिश्ता जब मेरे लिए आया तो उसका रिश्ता पाकर माँ बहुत खुश थी। मैं भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसा मैं चाहता था सुष्मिता बिल्कुल वैसी ही थी। शादी के बाद हमारी जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। सुष्मिता मेरी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। हम दोनों बहुत खुश रहते थे। वह न सिर्फ शक्ल की अच्छी थी बल्कि बहुत ही संस्कारी और नरम दिल की थी। शादी के बाद अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और वह कुछ महीनों तक बीमार रहने के बाद एक दिन उनका देहांत हो गया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अगर कोई अपना कहने वाला था तो वह सिर्फ सुष्मिता थी। सुष्मिता एक अच्छी बीवी और जिम्मेदार गृहिणी की तरह पूरे घर को संभाले हुए थी। मैं भी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था जितना मुझसे होता।
मैं उसे हर तरीके से ऐशो आराम और सुख देता। हमारी शादी को 2 साल हो गया था मगर अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने इस बात की कोई भी शिकायत भगवान से नहीं की और न कि मैंने सुष्मिता से कभी इस बात के लिए बोला। मैंने इसे अपनी किस्मत की मर्जी समझ लिया। चलो, जब औलाद होनी होगी तो होगा, डॉक्टरों के मुताबिक तो हम दोनों ही फिट थे। सुष्मिता कभी कभी इस बात को बोलती लेकिन फिर खुद ही साथ में मुझे भी समझती और तसल्ली देती कि एक दिन भगवान हमारी गोद जरूर भरेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही सुष्मिता का रवैया मेरी तरफ कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इसके पीछे क्या राज्य है। पता तो उस दिन चला जिस दिन मैं बैंक से पहले ही घर वापस आ गया और फिर मैंने सुष्मिता को किसी और आदमी के साथ उसके कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं अपने आपे से बाहर हो गया और मैंने उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा और फिर इसी कोशिश में वह किसी हद तक कामयाब हो गया और मेरे हाथ से बचकर निकल गया। सुष्मिता वहीं कोने में खड़ी थी। मैंने सुष्मिता को घूर कर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। मैं उसे हमेशा से बहुत ही अच्छी और मासूम समझता था। मेरे सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैंने सारा गुस्सा सुष्मिता पर निकाल दिया। मैंने अपने अलमारी से रिवॉल्वर निकाल लिया। सुष्मिता मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और माफी मांगने लगी। लेकिन मैं तो बिल्कुल पत्थर सा भी बेजान हो गया था और मेरे सर पर खून सवार था। मैंने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और तीनों गोलियां उसके सीने में उतार दीं। मैं उस वक्त गुस्से में सब कुछ कर बैठा था, लेकिन जब होश आया तो मेरे हाथ में पिस्तौल थी और मैं सुष्मिता की लाश के सामने खड़ा था। मैंने जो कुछ किया वो सही किया। उस जैसी बेवफा औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। और फिर मैं थोड़ा परेशान सा हो गया कि यह सोचकर कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मैंने मेरी बेवफा बीवी का खून कर दिया था, लेकिन मैं करता भी क्या। उस टाइम पर मैंने जो सही समझा मैंने वही किया। अब मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाना चाहता था। मैंने घर से पैसे और गहने उठाए और सोचा कि ये सब लेकर ही भागूंगा तो मुझे आगे कहीं दूर शहर में गुजारा करने में मदद मिलेंगे। मगर इससे पहले कि मैं वहां से निकलता कि पड़ोस के लोग गोलियों की आवाज सुनकर दरवाजा के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। अब मेरे लिए घर से बाहर भागना बहुत मुश्किल था और मैं छत से भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि हमारी छत दूसरी छतों से बहुत ज्यादा ऊंची थी और आसपास के मकान जो हमारे दोनों तरफ थे वह बहुत नीचे थे, इसलिए मैं किसी दूसरे मकान की छत पर नहीं जा सकता था। मेन दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तभी मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा, क्योंकि दरवाजे पर काफी सारे लोग खड़े थे और अजीब सी नजरों से मुझे देख रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक आदमी ने बोला, ये फायरिंग की आवाज कैसी थी? मैंने घबराकर कहा, कुछ नहीं, बस मैं हवाई फायरिंग कर रहा था। उस आदमी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो मुझे फिर भी शक की नजरों से ही देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, भाई देखो अंदर क्या मामला है, क्योंकि मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। उनमें से दो लोग मुझे धक्का देकर भागते घर में दाखिल हो गए। नॉइस से पहले कि मैं उन्हें रोकता वो अंदर तलाशी लेने पहुंच चुके थे और फिर दोनों घबरा कर बाहर निकले और बोले, अंदर तो सुष्मिता की लाश पड़ी है। लोग उस वक्त समझ गए थे कि कुछ गलत हो रहा है।
मुझे दो लोगों ने पकड़ लिया और कहने लगे कोई पुलिस को बुलाओ। मैंने उन सबको धमकी दी कि तुम लोग मुझे छोड़ दो। यह मेरा और मेरी बीवी का मामला था और तुम लोग इससे दूर रहो, लेकिन वो लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मोहल्ले वाले पहले ही मुझे एक बुरा इंसान समझते थे। पूरे मोहल्ले में मैं मशहूर था कि मैं एक रिश्वतखोर आदमी हूं। मैं उन सबको फिर बोला अगर मैं तुम लोगों की वजह से पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा। वह सब मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे और कुछ लोग तो गालियां भी निकालने लगे। मैंने फिर बोला अगर आज मैं तुम लोगों की वजह से पकड़ा गया ना तो तुम सब एक एक का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। मगर मेरे मोहल्ले के किसी आदमी ने मेरी बात नहीं सुनी और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने सबूत सहित मुझे गिरफ्तार कर लिया और सुष्मिता की लाश अपने कब्जे में ले लिया। मेरे मकान पर ताला लगा दिया गया। मैंने पुलिस को साफ बयान दे दिया कि हाँ मैं अपनी बीवी का कातिल हूँ, इसलिए कि वो बेवफा थी। वो मेरे अलावा किसी और आदमी के साथ ताल्लुक रखती थी। पुलिस ने पूछा कि क्या मैं उस आदमी को जानता हूँ जिससे मेरे बीवी के संबंध थे। मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानता, लेकिन उसकी शक्ल मुझे अच्छे से याद है। अगर मैं जेल से कभी भी निकला ना तो मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। पुलिस वाले भी मेरी इस ढिठाई पर बहुत हैरान हुए और फिर कुछ कोर्ट कचहरी के बाद में ही मुझे जेल हो गई। नॉइस में अपने की पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं था। मुझे सुष्मिता की बेवफाई बहुत याद आती थी और मुझे उससे नफरत हो गई थी। मेरे बस में होता तो मैं उसका कई बार खून कर देता। जेल में ही मेरी दोस्ती सुजीत से हुई जो एक छंटा हुआ बदमाश और खूनी था। उसका ताल्लुक एक खतरनाक गिरोह से था। वो मेरे बाद जेल में आया था। मेरी उससे दोस्ती कैसे हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन अचानक ही वो कुछ दिनों में मेरे बहुत करीब हो गया। उसने एक दिन कहा कि घबराओ नहीं, एक दिन हमें यहाँ से निकलने का मौका जरूर मिलेगा और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। सुजीत ने जेल से भागने में मेरी भरपूर मदद की। वह मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। अचानक मेरी इस सोच के साथ आंखें खुली और मैं अपने अतीत से बाहर निकल आया। मैं जंगल में आंधी रात को इस पेड़ की डाल पर आंखें बंद की बैठा हुआ था कि तभी अजीब सरसराहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। वो सरसराहट की आवाज बहुत ही भयानक और डरावनी थी। वह भयानक आवाज मेरे दोनों कानों को बहुत ही तेजी से टकराई थी। मैं हैरान होकर नीचे देखने लगा और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही हो। मैं बहुत ही ध्यान से नीचे देखता रहा तो मुझे ऐसा लगा शायद पुलिस हमें ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंची हो, लेकिन मेरी ये गलत फहमी कुछ सेकंड में ही दूर हो गई। मैं तो बिल्कुल सुन्नसा हो गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही भयानक मंजर था जो दिल दहला देने वाला था। एक बहुत ही भयानक और डरावने शक्ल वाला वो ना जाने इंसान था या कोई राक्षस या पता नहीं क्या था, नीचे धीरे धीरे अपने पांव को घसीटता हुआ चला आ रहा था और फिर वह धीरे धीरे उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गया जिस पेड़ पर मैं बैठा हुआ था। उसे देखकर तो डर के मारे मेरी कंपी सी छूट गई। मेरी तो धड़कनें तेज चलने लगी थी, क्योंकि वो कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही डरावना और भयानक था। वो क्या था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी था दिल दहला देने वाला था। उसे देखकर कोई तुरंत मर भी सकता था। उसके दो दांत होठों के दोनों के नारे थे। होंठ अजीब से मोटे, काले और बड़े थे।
उसकी नाक पतली और इतनी लंबी थी कि उसके